नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का बोधिसत्व पीसीएस में। मुझे आशा है आप सब लोग अच्छे होंगे और अपने प्रिपरेशन में जो कि आपका मूल कर्तव्य है दिलो जान से लगे होंगे। आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में हम आंसर राइटिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट डायनामिज्म को देखेंगे कि किस तरीके से जनरल प्रश्नों में डायनेमिक अप्रोच अपना के आप जनरल मार्किंग से बच सकते हो। माय डियर फ्रेंड, काफी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है और जो भी आपका प्रिपरेशन है ना उसमें काफी ज्यादा वैल्यू एडिशन करेगा। 10-15 मिनट का समय आप इस वीडियो को जरूर देना, काफी आपके प्रिपरेशन में ये वैल्यू एडिशन करेगा ही करेगा माय डियर फ्रेंड। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि हमने जानकारी गैदर कर दी, अब ये सारे बच्चे मेहनत करते हैं और क्वेश्चन के डिमांड के अनुसार जाके हमने लिख दिया और वहीं तक हमारा कर्तव्य जो है खत्म हो चुका और अंततोगत्वा देखेंगे कि उनमें जनरल मार्किंग हुई है और मेंस क्रैक नहीं कर पाते हैं माय डियर फ्रेंड। तो सबसे पहले दिए गए प्रश्न का विषय वस्तु पहचानना, उसकी भूमिका लिखना। ऑब्वियस जब 36 मार्क्स के प्रश्न होते हैं तो काफी चीजों का आपको ख्याल रखना पड़ता है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, शॉर्ट आंसर वाले टिप्पणी करना है आपको 8 नंबर 7 नंबर प्रश्नों में तो डायरेक्ट आप लिखना शुरू कर देते हो, लेकिन ऐसे प्रश्नों में आपको भूमिका लिखनी है, मेन बॉडी लिखनी है और इसके साथ साथ कंक्लूजन लिखना है। ऑब्वियस आप कहोगे सर ये तो कन्वेंशनली हम लिखते ही आ रहे हैं, लेकिन बताओ जनरल सब्जेक्ट में जनरल जो पॉइंट है उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और कैसे देखेंगे कि इसमें कितना डायनामिज्म है माय डियर फ्रेंड। तो एक एग्जांपल ले रहा हूं इस पर, जैसे हमारा चौथा है मेंस का जो टेस्ट सीरीज चल रहा है, इसमें चौथा टेस्ट है 12 क्लास हिस्ट्री एनसीईआरटी और प्लस करंट अफेयर्स का। तो इसी से एक मैंने प्रश्न उठाया है कि भारत में, ध्यान में रखना, ध्यान से देखना, ये भारत में आधुनिक उद्योगों के विकास की प्रमुख विशेषताओं का विवेचन करें। इसके साथ साथ ब्रिटिश शासन ने किस तरह इन उद्योगों के विकास पर रुकावट डाली। तो सबसे पहले ये प्रश्न जो है 2 खंडों में बटा हुआ है। पहला पार्ट है कि भारत में आधुनिक उद्योगों के विकास की प्रमुख विशेषताओं का विवेचन करें। ये टोटल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करी जा रही है। जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ हमारे इंडिया में, ये मतलब एक ही ये सेगमेंट आपको उठा के पूछा जाए तो ये टोटल इकोनॉमी का प्रश्न होगा। हिस्टोरिकल एस्पेक्ट डालेंगे जो इतिहास में डेवलपमेंट रहा है मॉडर्न हिस्ट्री का, लेकिन ये इसको और एक बात और बताना चाहूंगा कि इस पहले पार्ट को यदि उठा के केवल आपसे पूछ दिया जाए ना तो आपको इकोनॉमिक एस्पेक्ट वाली चीजों को ही जाना पड़ेगा और 1850 से और अभी तक का जो भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ है सबको आपको लिखना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड। ठीक है, लेकिन इन्होंने ब्रिटिश शासन ने किस तरीके से इन उद्योगों के विकास पर रुकावट डाली, तो कहीं ना कहीं इस पहले पार्ट को ये कैपिंग प्रदान कर दे रहा है कि आपको 1850 से लेके 1947 तक यदि आप लिखते हो तब भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा मूल कर्तव्य क्या होता है कि हमारे पास प्रश्न आ गया तो प्रश्नों को आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट एंड द कोर थीम ऑफ द गिवन प्रश्न, गिवन क्वेश्चन। तो आपने पहला पार्ट इसमें देखा कि भारत के मॉडर्न इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के बारे में लिखना है, तो ये अर्थशास्त्र का ये प्रश्न है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, और दूसरा कि अंग्रेजों की नीतियों ने किस तरीके से इसे प्रभावित किया, ये इतिहास का पार्ट हो गया माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो पहला पार्ट जो अर्थशास्त्र का है ये अपने आप में काफी ज्यादा डायनेमिक होता है। अब देखो आपने क्या करा कि सब्जेक्ट का डिफाइन कर लिया कि किस सब्जेक्ट से प्रश्न पूछा गया है और साथ में इसका कोर थीम, सेंट्रल थीम पहचान लिया कि कैसे आपको क्या करना है। अब देखो अब इसमें करना क्या है, जो इसमें सब्जेक्ट आपने आइडेंटिफाई किया है तो उस सब्जेक्ट का डायनेमिक हिस्सा आपके दिमाग में होना चाहिए। जैसे पहला पार्ट इसका क्या है, स्टैटिक पार्ट अर्थशास्त्र है, तो अर्थशास्त्र में आप क्या देखोगे कि कोई भी टॉपिक काफी ज्यादा डायनेमिक होता है और नित्य नए उसमें परिवर्तन होते रहते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि मौसम विज्ञानी और अर्थशास्त्री हमेशा के लिए सही नहीं होते हैं। ये सनातन सत्य है, ये स्टेटमेंट बोला जाता है इन पार्टिकुलर 2 प्रोफेशन के लिए कि अर्थशास्त्री और मौसम विज्ञानी हमेशा के लिए सही नहीं होते हैं। ये डायनेमिक प्रोसेस है और नित्य नए परिवर्तन इसमें होते रहते हैं माय डियर फ्रेंड। कुछ मतलब हम 100% प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। जो चीजें हम अभी कह रहे हैं, प्रिडिक्शन कर रहे हैं, वो आने वाले कुछ क्षणों में ही बदल सकता है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना, काफी गहनता वाली बात है और यदि आप समझ गए ना तो समझ जाइए कि आपका बेड़ा पार है। ठीक है, तो आपने देख लिया कि अर्थशास्त्र है और इसमें क्या है, ये काफी डायनेमिक पार्ट है, तो ऑब्वियस हम करंट डेवलपमेंट इसमें लिख सकते हैं, जैसे आईआईपी का डाटा लिख दिए या साथ में अभी 5th नंबर की इकोनॉमी बन चुकी है, तो इससे हम शुरुआत कर सकते हैं इसकी भूमिका की, जो आपकी भूमिका को क्या बनाता है, डायनेमिक बनाता है माय डियर फ्रेंड। और भूमिका ऐसी होनी चाहिए, मैं शुरुआत से ही बता रहा हूं जो लोग भी मुझसे जुड़े हुए हैं, कि भूमिका या इंट्रोडक्शन ऐसा होना चाहिए कि आप थ्रू आउट
क्वेश्चन मतलब अपने आंसर राइटिंग क्या कहना चाहते हो एग्जामिनर के सामने आप परोस दो उसमें, ठीक है। भूमिका एक तरीके से आपका प्रत्यक्ष परिचय होता है और उसको पढ़ के कोई भी एग्जामिनर ये जान लेता है आपके बारे में कि थ्रू आउट आंसर राइटिंग आप क्या लिखने वाले हो और आपका जो अप्रोच है वो क्या होने वाला है माय डियर फ्रेंड, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप मतलब अपने जेहन में गांठ बांध के रख लेना। केवल पढ़ना और ले जाके क्वेश्चन के विषय वस्तु को पहचान के और लिख देना वैसे ही आपको जनरल मार्किंग की तरफ ढकेलता है। देखो यहां पे एक एक पॉइंट का मारामारी है और ये मारामारी ना आपके मतलब जो अन्य प्रतिभागी हैं पार्टिकुलर किसी एग्जाम के उनसे नहीं है, आपके खुद से है। आप कितना इंप्रूवमेंट करते हो डेली बेसिस पे, टेस्ट बाय टेस्ट कितना इंप्रूवमेंट करते हो, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो पहली बात मेरा सजेशन है कि अपने दिमाग को फ्लेक्सिबल बनाओ। नई चीज, जब आपका दिमाग फ्लेक्सिबल बनेगा तभी आप नई चीजों को एडॉप्ट कर पाओगे और क्वेश्चन के डिमांड के अनुसार डायनेमिक अप्रोच के साथ आप आंसर लिखोगे तो आपकी सफलता की संभावना भी बढ़ जाती है माय डियर फ्रेंड। मैं बहुत अच्छे फ्रेंड्स को जानता हूं, क्या मैं ही खुद एग्जाम्पल हूं, रिजिड माइंड के साथ कि ना जो हम लिख रहे हैं वही सही है। गुरुजी लोग बताते थे, कभी कुछ अच्छे लोग भी मिले वाइल प्रिपरेशन कि ऐसे अप्रोच अपनाओ, ऐसे अप्रोच अपनाया तो ऑब्वियस कहीं मेंस निकला, नहीं अप्रोच अपनाया तो उसी मतलब ठेठ कन्वेंशनल तरीके से लिखते जा रहे हैं तो नहीं निकला, ठीक है। और जाते हुए भी जानकारी है, मतलब अच्छे से बोल सकते हैं, अच्छे से समझा सकते हैं, बावजूद इसके आंसर राइटिंग में क्या होता है, कम और जनरल मार्किंग मिल जाती है। तो इस जनरल मार्किंग को अवॉइड करने के लिए यदि कोई आपका स्टैटिक पार्ट, जो भी चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, स्टैटिक पार्ट को आपने पहचान लिया और आपको लग गया कि ये टॉपिक डायनेमिक है, तो उसमें डायनेमिक अप्रोच के साथ ही अपना इंट्रोडक्शन शुरू करना चाहिए माय डियर फ्रेंड, ठीक है। बात आ गई समझ में। जो भी आप 15-20 मिनट मेरे साथ व्यतीत करने वाले हो, आपके जीवन का बहुत ही बहुमूल्य समय है, ये जो खर्चा करोगे ना इससे वैल्यू एडिशन होगा आपके प्रिपरेशन में माय डियर फ्रेंड, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना। अब इसका इंट्रोडक्शन कैसे लिख सकते हो, देखो एक आंसर राइटिंग का मतलब ये हुआ कि उसमें सारी चीजें विषय वस्तु से संबंधित होनी चाहिए, ठीक है, उस सेंट्रल डिमांड के अनुसार, क्वेश्चन के सेंट्रल डिमांड के अनुसार। और ऑब्वियस इसका पहला पार्ट जो है इकोनॉमी का है, अर्थशास्त्र का है, तो हम क्या करेंगे, कैसे इंट्रोडक्शन लिखेंगे, और जो मैंने इंट्रोडक्शन लिखा है ये मेरे दिमाग का एक हिस्सा है। इसे आप मॉडिफाई करके आईआईपी का डेटा लिख सकते हो या कोई अन्य इकोनॉमिकल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट डेटा आप लिख सकते हो माय डियर फ्रेंड। इस बात को ध्यान में रखना। एक मतलब मैं एक आयाम आपको दे रहा हूं कि कैसे इसको डायनेमिक शुरुआत दे सकते हो माय डियर फ्रेंड, ठीक है। तो जैसे अभी अब कैसे लिखोगे भूमिका, भारत आज 3.6 ट्रिलियन जीडीपी के आकार के साथ विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, परंतु जिस आधुनिक औद्योगिक विकास के सहारे भारत आज इस स्थान पर पहुंचा है, इसकी यात्रा इतनी आसान नहीं रही है। अब इस पार्टिकुलर जो पहला पैरा है इसमें आप देखो अभी का प्रेजेंट स्टेटस भी बता दे रहा है और भारत की यात्रा मतलब जो भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट रहा है उसकी यात्रा के बारे में भी बता रहा है और ये शो कर रहा है कि ये यात्रा इतनी आसान नहीं है, ठीक है। तो यात्रा इतनी आसान नहीं है मतलब कठिन यात्रा है, तो उसमें कठिनाइयां जो जो उत्पन्न हुई उन नीतियों के बारे में भी हमें आगे जानने को मिलेगा। ये एग्जामिनर को प्रत्यक्ष समझ में आ गया माय डियर फ्रेंड, ठीक है। तो इस बात को जेहन में रखना और ऐसे आंसर राइटिंग करोगे तभी जाके डायनेमिक अप्रोच मिलेगा। इसके साथ साथ ब्रिटिश शासन के दौरान, अगला इसमें भूमिका के अगले पैरा में, ब्रिटिश शासन के दौरान औद्योगिक विकास हेतु आवश्यक शर्त प्राकृतिक संसाधन, पूंजी, उद्यमशीलता, श्रम, तकनीक, सरकार का संरक्षण, यातायात, संचार, बाजार, संस्कृति और समाज का स्वरूप आदि में से अधिकतम तत्वों की उपलब्धता होने के बावजूद ब्रिटिश नीतियों की वजह से भारत में आधुनिक उद्योगों का अवरुद्ध विकास हुआ माय डियर फ्रेंड। बस मामला इतना स्ट्रांग, यदि आप भूमिका दोगे ना, पहले ही इंप्रेशन, फर्स्ट इंप्रेशन होता है भूमिका आपका इंट्रोडक्शन, ठीक है, तो एग्जामिनर आप पे लट्टू हो जाएगा कि बा ये बंदे में कितना डायनेमिक अप्रोच है और क्या क्या परोसेगा मेरे सामने। जब स्टार्टर ही इतना बढ़िया है तो मतलब मेन कोर्स कैसा होगा माय डियर फ्रेंड, समझ रहे हो ना। और उसके बाद मेन कोर्स क्या है, जो सब पढ़ते हैं वही है, ठीक है, अलग से तो कुछ है नहीं, जो सब पढ़ते हैं वही है। तो इस चीज को डालना इस पार्टिकुलर आंसर राइटिंग में, तभी जाके आपका डायनेमिक अप्रोच बनेगा।
अब इस विकास को हम आज़ादी तक दो हिस्सों में बांट सकते हैं। बहुत लोगों ने क्या करा कि प्लांटेशन बेस्ड इंडस्ट्री, हैवी इंडस्ट्री, ठीक है, और इसमें साथ साथ स्मॉल इंडस्ट्री में जो भी कुटीर उद्योग वगैरह थे, हथकरघा वगैरह, कैसे कैसे विकास हुआ, इसके बारे में सीधे सीधे एलोबरेशन कर दिया है। लेकिन चूंकि इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है तो ऑब्वियस दो फेजों में इसे बांट के देखोगे। मान लीजिए इंग्लैंड से शुरू होता है औद्योगिकरण, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन का पहला फेज शुरू होता है और भारत में भी इसका प्रभाव पड़ता है। और 1850 से लेके 1914 तक जब पहला विश्व युद्ध होता है उस समय की स्थिति कुछ और थी। फिर 1918 से लेके 1914 से लेके फिर 1947 तक जब भारत आजाद हुआ, जो भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ ना, इसको दो फेजों में हम बांट के पढ़ सकते हैं। देखो, फेजों में बांटना बस हमारे अध्ययन को सुविधाजनक बनाना ही है, एक द्योतक है एक तरीके से, ठीक है। कुछ उस पार्टिकुलर पॉइंट पे कुछ चेंजेस होते हैं, कुछ डायनेमिक चेंजेस होते हैं। उस डायनेमिक चेंजेस को आधार मान के हम अपने पढ़ने और समझने के सुविधाजनक स्थिति में लाने के लिए पढ़ने समझने को दो पार्ट, तीन पार्ट, चार पार्टों में बांट के हम किसी भी टॉपिक का अध्ययन करते हैं। तो देखो, इसको दो पार्टों में बांट दो, पहला 1850 से 1914 और दूसरा 1914 से 1947। तो 1950 से, सॉरी माफ कीजिएगा, ये 1850 से 1914 की बात करोगे तो इसमें देखोगे कि हमारा जो नेशनलिज्म फेज था ना, ये इनिशियल लेवल पे था। उदारवादी लोग इतना ज्यादा इस पे ध्यान नहीं दे रहे थे। पहले तो यही था कि एकता स्थापित कर लें, सबको राजनीतिक शिक्षा दें, सबको ये बताएं कि हमारा कॉमन शत्रु है, हमारी जो भी दुर्दशा है, दशा है, ये अंग्रेजों की वजह से, वगैरह वगैरह। तो बाद में जब नेशनल मूवमेंट काफी ज्यादा एग्रेसिव होने लगा तो अंग्रेजों के ऊपर भी दबाव पड़ा, और जो पहला विश्व युद्ध हुआ, दूसरा विश्व युद्ध हुआ, तो उस समय परिस्थितियां बदल गई, तो अंग्रेजों ने संरक्षण देना शुरू किया। तो पहले फेज में आप देखोगे कि 1850 के दशक में औद्योगिकरण की धीमी प्रक्रिया यहाँ पे शुरू होती है, और वो कॉटन मिल के साथ शुरू होता है। इसके साथ साथ यदि बात करें तो 1853 में कावसजी नाना भाई ने मुंबई की पहली कपड़ा मिल की शुरुआत की। जो भी डेटा है आप दोगे इसमें। फिर 1855 में शिरसा में बंगाल में स्थापित हुआ पहला जूट मिल। 1905 तक भारत में 206 सूती मिले जिसमें करीब 2 लाख लोग काम करते थे, वगैरह जो भी आपका डाटा, एनसीईआरटी का डाटा है, आप उठा के डालो, आपने याद करा है उसको डालोगे, ठीक है। लेकिन जो अरेंजमेंट है, जो परोसने का तरीका है, जो डायनामिज्म है, उसको ध्यान में रख के यदि ढंग से आप लिखावट करते हो तो आपको नंबर ज्यादा मिलेगा माय डियर फ्रेंड। इस चीज को आप ध्यान में रखना। और सब जो भी पढ़ते आ रहे हैं सबको ये पता है, डाटा सब बार बार रिवाइज कर रहे हैं, सब उसको लिख रहे हैं 2 बार 4 बार, तो सबको लगभग यही डेटा है और यहीं जाके उनको लिखना है। लेकिन आप किस एंगल से, किन तरीकों से, कितना डायनेमिज्म के साथ लिखते हो, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। और तभी आपको बार बार यही कह रहा हूं कि तभी जाके आपको बढ़िया नंबर मिलेगा माय डियर फ्रेंड, ठीक है। अब यांत्रिक उद्योग जो 19वीं सदी के उत्तरार्ध तथा 20वीं सदी के शुरू में विकसित हुए, उसमें कपास की उटाई और दबाने, आटे, इमारती लकड़ी की मिलें, चर्म शोधनालय, ऊनी कपड़े के कारखाने, कागज, चीनी मिलें, इसके साथ साथ हैवी इंडस्ट्री में लोहा इस्पात वगैरह के कारखाने, नमक, अदरक और शोरे जैसे खनिजों के उद्योग जो है स्थापित होने लगे। फिर होता है, आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों ने इस टेस्ट सीरीज में स्वदेशी मूवमेंट को नेग्लेक्ट करा, स्वदेशी मूवमेंट डाला ही नहीं है, और कैसे स्वदेशी मूवमेंट ने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को भी प्रोत्साहित किया, दिशा और दशा भारत में उसकी अवस्थिति को चेंज किया, किसी ने नहीं डाला। देखो, स्वदेशी मूवमेंट का मेन थीम क्या था, क्योंकि ये अगेंस्ट में किसके शुरू हुआ था, बंगाल विभाजन के। तो स्वदेशी मूवमेंट में ये था कि जो स्वदेशी इंडस्ट्री है ना, हम काहे बाहर की चीजों को अडॉप्ट करें, हम खुद से नहीं बनाएं और खुद से ही बनाएंगे और खुद से ही उसको प्रमोट करेंगे, खुद ही पहनेंगे, खुद ही खाएंगे, तो हमारी इंडस्ट्री जो है प्रमोट होगी। तो आपको पता है कि बहुत सारे लोगों ने अपने अपने लेवल पे प्रयास किया। प्रफुल्ल चंद्र राय ने केमिकल फैक्ट्री वगैरह की स्थापना करी। इस समय साबुन, माचिस, रासायनिक पदार्थ से संबंधित अनेक उद्योगों को जो है स्वदेशी मूवमेंट के तहत प्रोत्साहन मिला। बागान उद्योगों का भी विकास हुआ, जैसे नील, चाय और कॉफी वगैरह फसलों का जो है विकास हुआ, और इससे संबंधित उद्योगों का विकास होता है माय डियर फ्रेंड, ठीक है। इसके साथ साथ फिर द्वितीय चरण आ जाता है। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम महायुद्ध की शुरुआत होती है। और ऑब्वियस आपको पता है कि जब भी कोई युद्ध होता है ना, तो सप्लाई चेन हिंड्रेंस हो जाता है। जो वस्तुओं का सप्लाई चेन है, रॉ मटेरियल का, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स का, परिवहन का, टोटल सप्लाई चेन क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। तो ऑब्वियस उस समय की जो तत्कालीन अर्थव्यवस्था थी पूरे विश्व की, वो भी डिस्टर्ब हुई होगी। तो भारतीय उद्योग की दिशा और दशा भी प्रभावित
होती है। जो आयातित वस्तुओं की मांग थी ना, उसमें ह्रास हो जाता है, संचार साधन खराब हो जाता है, मतलब उसमें दिक्कतें होती हैं। तो भारत से निर्यातित कच्चे माल की गतिशीलता में भी कमी आती है, मतलब कच्चे माल का डिमांड भी कम हो जाता है। ब्रिटिश सरकार द्वारा युद्ध जनित आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारतीय उद्योगों का संरक्षण धीरे धीरे शुरू करना हो जाता है, और इसके साथ साथ राष्ट्रवादियों का भी इन पे दबाव था। 20वीं सदी के चौथे दशक में सीमेंट, कागज, दियसलाई, चीनी आदि उद्योग भी विकसित हुए। ठीक है, तो ऐसे आप लिख सकते हो कि कैसे 1850 से 1947 तक भारत में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है डायनामिज्म के साथ, माय डियर फ्रेंड। ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट को न इंक्लूड करना ये बहुत ही बड़ा घातक कदम आपका हो सकता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना। कैसे पहला विश्व युद्ध जो है या दूसरा विश्व युद्ध भारतीय उद्योगों के डेवलपमेंट को प्रभावित करता है, इसका भी इनपुट आपको देना चाहिए। अब इसके साथ साथ ब्रिटिश शासन की जो भी नीतियां हैं जिसने उद्योगों के विकास में रुकावट डाली, सर्वविदित है, सबको पता है कि अधिकतर आधुनिक भारतीय उद्योगों पर जो है ब्रिटिश पूंजी का स्वामित्व और नियंत्रण रखा गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। तो एक बात बताओ, कोई भी स्टार्टअप होता है उसको सीड फंडिंग की आवश्यकता होती है, उसको संरक्षण की आवश्यकता होती है, और ब्रिटिश गवर्नमेंट उस समय पैसा ही नहीं दे रही थी। सारे जो भी मेन बैंक्स थे सारे ब्रिटिश के आधिपत्य में थे, और जो भी नीतियां बनती थी ना, क्योंकि भारत उस समय गुलाम था, तो जो भी नीतियां बनती थी वो ब्रिटिश हितों को ही ध्यान में रख के बनती थी। तो इसीलिए डेवलपमेंट और ज्यादा हिंडांस हुआ। मान लीजिए कोई भारतीय विकसित करना चाहता है, कुछ भी विकसित करना चाहता है, इंडस्ट्री सेटअप करना चाहता है, तो उसको फंडिंग की आवश्यकता पड़ेगी। तो फंडिंग कहाँ से लेगा? बैंक से लेगा। तो बैंक में चाहते थे ये लोग, तो इंपीरियल प्रेफरेंसेज बैंकों में भी लागू थे कि ना, जो ब्रिटिशर्स हैं उनको ही औने पौने ब्याज पे आप पैसा दोगे, फंडिंग करोगे उनके स्टार्टअप का, लेकिन इंडियंस के स्टार्टअप को आप फंडिंग नहीं करोगे। तो ये इंपीरियल प्रेफरेंसेज की वजह से जो है इनको पैसा ही नहीं दिया जा रहा था। इसके साथ साथ सरकार की रेलवे नीति में भी क्या भेदभाव की स्थिति थी। जो ब्रिटिश जनित या ब्रिटिशों से संबंधित जो भी उत्पाद थे ब्रिटिश कंपनियों के द्वारा या बाहर से आयातित उत्पाद थे, उनके माल भाड़ा, मतलब उनसे माल भाड़ा कम लिया जाता था, लेकिन भारतीय उत्पादों पे से इनसे जो है अधिक माल भाड़ा लिया जाता था। सब्सिडी वगैरह नहीं दी जाती थी माल ढुलाई में, तो इससे भी हतोत्साहित हुआ भारतीय मतलब उद्योग। इसके साथ साथ ब्रिटिश उद्योगपतियों का सरकार पर भी दबाव था। वहां पे ब्रिटेन में ब्रिटिश उद्योगपति जो भी ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनके समूह ने सरकार के ऊपर दबाव डाला कि देखो, हमें ही संरक्षण देना है, भारतीयों को संरक्षण नहीं देना है, नहीं तो हम क्या हो जाएंगे, फिर से हम दब जाएंगे, कंपटीशन, आउट ऑफ कंपटीशन हो जाएंगे। तो ब्रिटिश सरकार ने इस तरीके से भी संरक्षणवाद की नीति अपनाई, जिससे भारतीय उद्योग का विकास, आधुनिक उद्योग का विकास जो है वो प्रभावित हुआ। भारतीय सरकार की मुक्त व्यापार नीति, ठीक है, मुक्त व्यापार नीति, टैरिफ वगैरह कम कर दो अपने लिए, और जो इंडियन उत्पाद हैं उसमें खूब ज्यादा टैरिफ वगैरह लेवाइड कर दो। इसके साथ साथ तकनीक शिक्षा के लिए पर्याप्त इंतजाम नहीं थे। आपको बताना चाहूंगा कि 1939 तक मात्र 7 इंजीनियरिंग कॉलेज थे पूरे ऑल ओवर इंडिया में, माय डियर फ्रेंड। ठीक है, और ये सब इंडस्ट्री में क्या होता है, इंजीनियरों की डिमांड होती है, तकनीक शिक्षा की, स्किल्ड लेबर की आवश्यकता पड़ती है। तो ये सारी चीजें कब फुलफिल होंगी? जब आपके पास एजुकेशन पॉलिसी और एजुकेशन संस्थाएं उतनी स्ट्रांग होंगी। लेकिन मैंने बताया ना, 1939 तक मात्र 7 ही इंजीनियरिंग कॉलेज थे पूरे ऑल ओवर इंडिया में, और लगभग 2200 स्टूडेंट इसमें मात्र पढ़ाई करते थे पूरे भारत में। इस बात को ध्यान में रखना, और इस स्थिति का आंकड़ा लगा लो कि कैसे होगा उस समय यांत्रिकी शिक्षा जो भी थी उसका क्या स्टेटस होगा, तकनीक शिक्षा का क्या स्टेटस होगा। इसके साथ साथ इंपीरियल प्रेफरेंसेस नीति मैंने आपको समझाया ही कैसे केवल संरक्षणवाद के तहत ब्रिटिशर्स के उत्पाद को ही और ब्रिटिश कंपनियों को ही प्रोत्साहित किया जाता था। तो उपयुक्त नीतियों के द्वारा, ऐसी नीतियां जो केवल और केवल उस समय, मान लीजिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा था और भारत में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना था, तो जो भी उस समय की मतलब ग्रोइंग इकोनॉमी थी, चाहे अमेरिका हो, जर्मनी हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, सब अपने उद्योगों को, सब अपने स्टार्टअप्स को संरक्षण दे रहे थे। लेकिन यहाँ पे ब्रिटिश आधिपत्य था, तो ब्रिटेन वासियों ने, अंग्रेजी सरकार ने इनको आधिपत्य, किसी भी तरीके से आधिपत्य कह रहा हूँ, संरक्षण वगैरह नहीं दिया। ठीक है, जिसकी वजह से इनका रहा खासा जो विकास का असर था वो सारी चीजें खत्म हो गई, माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो उपरोक्त नीतियों के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में आधुनिक औद्योगिक विकास पर रुकावट डाली, जिससे भारत के आधुनिक उद्योगों का विकास जो है अवरुद्ध हुआ। इसके साथ साथ
बावजूद इसके 1900, अब इसको कंक्लूड कैसे करोगे? 1947 तक या 1951 तक मैं आपको कहूंगा कि तकनीक शिक्षा के मामले में हम लोग पिछड़े हुए थे। तो 1947 के बाद हमारे जो भी राजनीतिक पुरेदा थे वो प्लान्ड इकोनॉमी के तहत जो है भारत में औद्योगिक विकास को उन्होंने प्रोत्साहन दिया और हम इस काबिल हुए कि आज विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था का तगमा हमारे सर पे विराजमान है माय फ्रेंड। ठीक है, पॉजिटिव एस्पेक्ट के साथ, और भविष्य और भी उज्जवल है, ऐसा करके पॉजिटिव एक एजर्शन के साथ जो है आप इसको कंक्लूड कर सकते हो माय डियर फ्रेंड। तो ये सारी चीजें हैं, देखो जानकारी आप पढ़ के आते हो नो डाउट, आप मेहनत कर रहे हो नो डाउट, लेकिन जनरल चीजें, मान लीजिए एक टॉपिक है, यही टॉपिक है, इस पे 100 बच्चे लिख रहे हैं, सबने एनसीईआरटी या कहीं और से पढ़ के आया है, तो सब यदि यहीं पे लिखेंगे, इसी को ढंग से लिखते हैं, सारी चीजें परोसते हैं जो कन्वेंशनल तरीका है, तो क्या बताओ कि नंबर किसको मिलेगा? किसी को भी नंबर नहीं मिलेगा, सबको जनरल मार्किंग मिलेगी, वहीं 17 18 19 20 17 18 19 मतलब ऐसे ही मिलेगा ना। लेकिन आप अलग कैसे स्टैंड करते हो माय डियर फ्रेंड, ठीक है ना, आप कैसे अलग स्टैंड करते हो ये आपके हाथ में है। आपको सेंट्रल थीम को आइडेंटिफाई करना है, क्या वो सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट को सेंट्रल थीम बना के पूछा गया है वो डायनेमिक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है और उसके अनुसार आपका जो भी ज्ञान अर्जन है उसको परोसना है, करंट डेवलपमेंट देना है, तब जाके आपकी आंसर राइटिंग डायनेमिक होगी। आई होप कि जो चीज़ें भी मैं कन्वे करना चाहता था आप अगले टेस्ट में इसको क्या करोगे, इंप्लीमेंट करोगे। और हाँ, यदि आप नए हो और मेरे चैनल पे नए देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आया होगा, यदि लग रहा होगा कि यहाँ से कुछ वैल्यू एडिशन आपको मिला है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, अपने अन्य फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। और हमसे जुड़ने के लिए ये हमारा नंबर है 97 170 58 805। इस नंबर पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके हमसे जुड़ के आप अपने प्रिपरेशन का पेस और स्टैंडर्ड दोनों मेंटेन कर सकते हो। धन्यवाद।